नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस अकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं का आगाज हो चुका है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे आदिकाल से संबंधित कुछ नवीन प्रश्नों को, साथ में कुछ की व्याख्या भी देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेज पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। क्लास में आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच संचालित है, जो नाम मात्र शुल्क के साथ में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बैच की विशेषताएं हैं, बहुत ही विस्तृत और अवधारणात्मक रूप से आपको पढ़ाया गया है। इसी के साथ में बात करें यहाँ पे तो डीएस एकेडमी का हिंदी प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 50 टेस्ट पेपर, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। यानी कि इसमें प्रति टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों पर आधारित है और प्रश्नों का स्तर सरल, मध्यम और कठिन भी है। अगर बात करें तो इन 50 टेस्ट पेपर में आपके 6250 प्रश्न बनते हैं और ये जो प्रश्न हैं इनकी जब आप व्याख्या देखेंगे, मतलब इनको जब उत्तर के रूप में आप देखने का प्रयास करेंगे तो वहाँ से भी आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। अगर आप इन 50 टेस्ट पेपर को 1 से 2 बार सॉल्व कर लेते हैं, आप यकीन मानिए आपकी तैयारी बेहतर ही नहीं बहुत बेहतर हो जाएगी। यानी कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में एक सीट आप अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। पहले इन 50 टेस्ट पेपर का जो शुल्क था वो 750 रुपये था। बच्चों की विशेष मांग के अनुसार हमने अब इसका शुल्क जो है वो 550 रुपये कर दिया है। तो जो भी बच्चे टेस्ट पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, वो भी 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं और टेस्ट पेपर ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है हमारा, माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है। सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। बात करें तो माधव हम परिणाम निराशा, ये जो पंक्ति है ये विद्यापति की है। विद्यापति की बात करें तो ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी गांव में इनका जन्म हुआ था। पंडित हरि मिश्र इनके गुरु थे। विद्यापति के कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली, ये इनकी रचनाएं हैं। बात करें तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बौद्धगानो दोहा का संपादन किसने किया है? आपको बताना है बौद्धगानो दोहा का संपादन किसने किया। राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद बागची, हरप्रसाद शास्त्री। बौद्धगान ओ दोहा की अगर हम बात करें तो इसका जो संपादन किया है वो हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। यहीं पे प्रबोध चंद बागची की बात करें तो इन्होंने दोहा कोश का संपादन किया है और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा का संपादन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। आपको बताना है सिद्ध कवियों द्वारा या सिद्धों के द्वारा जो भाषा प्रयुक्त की गई है उसे क्या कहा गया है। डिंगल, अपभ्रंश, अबहट्ट, संध्या या संधा भाषा। इसमें आप सही पकड़ गए होंगे, ये आपका डी विकल्प सही है, संध्या या संधा भाषा। ये सिद्धों द्वारा प्रयुक्त जो है भाषा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस, यहाँ पे ना कर लीजिए, न होकर श्रृंगार रस है। आपको बताना है इन रचनाओं में किसका मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। इसमें जो सही विकल्प है आपका वो है बीसल देव रासो। किसकी है बीसल देव रासो? तो नरपति नाल्ह की रचना है। गेय काव्य के रूप में भी हमारे सामने आता है
भोज परमार की पुत्री राजमती और बीसल देव तृतीय के विवाह, फिर वियोग, फिर पुनर्मिलन का वर्णन इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड का दूसरा नाम है। आपको बताना है आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है। खुमाड़ रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। तो आल्हा खंड का दूसरा नाम जो है वो है आपका परमाल रासो। किसकी है? तो जगनिक की है। ठीक है। खुमाड़ रासो की बात करेंगे आप तो दलपति विजय की है। वहीं पे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है और बीसल देव रासो अभी आप पीछे देख चुके हैं। तो समय ना व्यर्थ करते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि हैं। आपको बताना है परमाल रासो जो काव्य रचना है उसके रचनाकार कौन है। नल्ह सिंह भाट, जगनिक, हेमचंद, सारंगधर। तो परमाल रासो की अगर बात करें तो अभी आपने देखा था इसको, किसकी है परमाल रासो? तो वो है आपके जगनिक की। परमाल रासो या आल्हा खंड की बात करें तो परमाल रासो का ही दूसरा नाम आल्हा खंड है। इसमें आल्हा और ऊधल नामक दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम, यहाँ पे कवि कर लीजिए, कवि स्वीकार किया है? तो किसको स्वीकार किया है? सरहापाद या सरहपा, स्वयंभू, मुंज, पुष्पदंत। आपको बताना है गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का पहला कवि किसको स्वीकार किया है? तो वो है आपके राजा मुंज। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट में लगाइएगा, कई बार प्रश्न यहाँ से बन चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखक एवं उनकी रचनाओं में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इन रचनाओं में और रचनाकारों में कौन सुमेलित नहीं है। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिराज की रचना है। नृपति नाला की रचना परमाल रासो है। आसगु चंदनवाला रास रचना है। डोम्भिपा की योगचर्या रचना है। बात करें तो डोम्भिपा की योगचर्या भी है। चंदनवाला रास आसगु कवि की रचना है। विजय सेन सूरी की रचना रेवंत गिरिरास है। तो बचा आपका नरपति नाल है। नरपति नाले की अगर आप बात करेंगे तो इनका बीसल देव रासो है और परमाल रासो किसका है? तो जगनिक का है। इतना प्रश्न रिपीट हो रहा है कि इन रचनाओं से, इन प्रश्नों से आपका ये अगर प्रश्न बन जाता है तो आप इसे गलत नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? आपको बताना है हालाते कन्हैया किसकी रचना है। पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, सूरदास। तो हालाते कन्हैया जो रचना है ये अमीर खुसरो की है। एटा जिले में पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का 1255 ईस्वी में। और दो सुखने, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, ये सब इनकी प्रसिद्धि का आधार हैं। खड़ी बोली आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने ही किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? बताना है आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है। वीर ग्रंथ, साखी, रासो, सूफी। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, वैसे तो वीर ग्रंथ भी हैं लेकिन यहाँ पे जो मुख्य रूप से है रासो है। रासो साहित्य भी कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? आपको बताना है कि 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू, मुसलमान, सामंत, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जो जीवंत और यथार्थ का वर्णन है वो इनमें से किस रचना में हुआ है? हम्मीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, कीर्ति लता। इसमें जो सही विकल्प है आपका वो है आपका जो है कीर्ति लता। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। तो बीसलदेव रासों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें गेय शैली का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। आपको बताना है जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है। भट्ट केदार, नरपति नाल्हा, नल्ल सिंह, मधुकर कवि। तो जयमयंक जस चंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो मधुकर कवि हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है। पुष्पदंत, स्वयंभू, नल्ल सिंह, धनपाल। तो भविष्यत कहा के जो रचनाकार हैं वो धनपाल हैं। अगर बात करें तो स्वयंभू की है पौंचर्यु, रेठणे में चर्यु, ये इनकी रचना है। पुष्पदंत की महापुराण रचना मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। 16 ग्रंथ, 12 ग्रंथ, 10 ग्रंथ या 14 ग्रंथ। तो विद्यापति ने जो है आपके ए विकल्प सही है, 16 ग्रंथों की रचना की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है श्रृंगार काव्य है। आपको बताना है इन चारों रचनाओं में श्रृंगार काव्य कौन सा है। बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो। तो श्रृंगार काव्य कौन सा है। अगर बात करें इन चारों में तो बीसलदेव रासो जो है आपका ये आपका श्रृंगार काव्य है। परमाल रासो भी वीरता से संबंधित है, पृथ्वीराज रासो भी और खुमाण रासो भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। आपको बताना है इन रचनाओं में कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। महापुराण, रणकुमार चर्यु, जसहर चर्यु, पौंचर्यु। तो अगर बात करें तो पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है, तो पुष्पदंत की पौंचर्यु नहीं है। फिर पौंचर्यु किसकी है, प्रश्न बन जाता है। तो पौंचर्यु जो है आपकी वो स्वयंभू की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है। आपको बताना है सरहपा का संबंध इन साहित्य में किससे है। सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो सरहपा का जो संबंध है वो आपके सिद्ध साहित्य से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शिलांकित कृति है। आपको बताना है इन चारों रचनाओं में कौन सी रचना शिलांकित कृति है। पाहुड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। तो इनमें जो शिलांकित कृति है वो राउलवेल है। और राउलवेल की अगर आप बात करेंगे तो किसकी है, ये आपके रोड़ा कवि की है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शालिभद्र सूरी की रचना है। आपको बताना है इनमें से शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है। पाहुड़ दोहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। तो शालिभद्र सूरी की जो रचना है वो है आपकी भरतेश्वर बाहुबली रास। महत्वपूर्ण है भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे बढ़ते हैं, इसमें 205 छंद खंड काव्य ये माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है उपदेश रसायन, यहाँ पे रास भी कर लीजिए, रास के रचयिता हैं। तो उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है। जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या धनपाल। तो उपदेश रसायन रास उपदेश कौन देते हैं, तो जो जिनदत्त होते हैं वो उपदेश देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ए विकल्प इसमें सही है। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है।
आपको बताना है किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत, सरहपा। अगर बात करें तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास इनको कहा जाता है। और राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का जो प्रथम कवि है वो भी आपके स्वयंभू को ही स्वीकार किया है। पौमचर्यु, रिठणेमीचर्यु, स्वयंभू छंदस ये इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन कवि है जिसको अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। विद्यापति, हेमचंद्र, पुष्पदंत, सरहपा। तो अभिनव जयदेव जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके विद्यापति को। अभिनव जयदेव कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, मैथिल कोकिल ये नाम जो है विद्यापति के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। आपको बताना है इनमें कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। कीर्तिपता, कीर्तिपताका, कीर्तिलता, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, संदेश राशक। तो व्याकरण जो ग्रंथ है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। किसका है अगर बात करें तो दामोदर शर्मा का ये ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं 12वीं शताब्दी का। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। आपको बताना है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है। दामोदर पंडित, आसगु कवि, रोढ़ा कवि, मेरुतुंग। तो आप लोग बताइए किसका है। तो प्रबंध चिंतामणि जो है ये रचना मेरुतुंग की है। साथ ही में आप कमेंट कीजिएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं। प्रयास है कि कुछ बच्चों की मांग है कि प्रतिदिन क्लास लेके आइए। हमारा भी प्रयास है कि हम कुछ प्रतिदिन क्लास लेके आएँ। और आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि जितना हो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर करते रहिए। तो ठीक है, किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है या शुरू में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस पर जानकारी ले सकते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब आप क्लास शुरू करते हो तो लाइक कर दिया कीजिए। अभी की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।